नहीं हुआ। और अगर ये रिगेन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। केवल इलास्टिक भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट भी लिख सकते हैं, इलास्टिक भी लिख सकते हैं। बच्चों ये वाला केस हो गया। ये पहली बात आई। अब दूसरी बार वो फिर वही गया मेला घूमने। दूसरी बार गया तो उसने अपना पैकेट रखा और चला गया। तो जिस दुकान पे रखा उसके दिमाग में है कि रोज़ रोज़ आने लगा कि क्या लेके आता है। उसने पैकेट को खोल के देखा लेकिन कुछ लिया नहीं, बस पैकेट को खोल के छोड़ दिया। अब वो जो लौट के आएगा तो उसने देखा कि उसका पैकेट खुला हुआ है, तो क्या वो लेके चल देगा? अब वो वहाँ पे बैठेगा, जेब से लिस्ट निकालेगा सामान का, मिलाएगा सब है कि नहीं, सब है। और जब सब है मिल गया तभी तो लेके आएगा। तो अब बताइए वहाँ से चलने का टाइम, जिसे हम बोलेंगे रिकवरी टाइम, कंप्रेशन टाइम से बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो एनर्जी का लॉस हुआ। यहाँ कौन सा लॉस हुआ? अरे सामान नहीं लिया ठीक है, लेकिन उसका 50 रुपये का पैकेट फाड़ डाला कि नहीं, दोबारा पैकेट बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो उसका लॉस तो हुआ ना। तो बच्चों यहाँ पे अब दूसरा केस आया कि रिकवरी टाइम ज़्यादा हो गया। अब रिकवरी टाइम कंप्रेशन टाइम से ज़्यादा हो गया। अगर कंप्रेशन, तब बताना ई का मान क्या होगा? 1 से छोटा होगा। अगर ई 1 से छोटा होगा तो बच्चों फिर 100% रिगेन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो ई बराबर मैंने 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? 50% रिगेन। अगर ई का मान 1/4 ले लिया तो इसका मतलब 25% रिगेन। अब बाकी तो लॉस हो गया ना। तो बताइए यहाँ ज़्यादा लॉस हुआ कि यहाँ 1/4 में ज़्यादा लॉस हुआ? 25% रिगेन हुआ तो 75% लॉस हो गया। बच्चों इस कोलिजन को हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक नहीं बोलेंगे, इसका नाम क्या पड़ेगा? इन इलास्टिक कोलिजन नाम पड़ेगा। अब 2 केस हो गया। अब तीसरी बार अब फिर वो लेके गया। अब कहीं बार बार जाओगे तो किसी को अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। अब वो रोज़ दुकान पर उसके पहुँचे हैं, तो उसने आज डिसाइड किया कि इसका पासपोर्ट वापस नहीं देंगे। अब उसका पासपोर्ट उसी में पड़ा था सामान में, उसने निकाल के अपने पास रख लिया। अब वो लौट के आया, सब सामान मिलाया और पासपोर्ट मिला ही नहीं। तो बोला कि मेरा पासपोर्ट, तो बोला कि शांत रहो, जब शाम को खाली हो जाएंगे तब ढूंढेंगे। अब शाम को खाली हो गया, बोला मेरा पासपोर्ट, बोला रुको दिन भर से थके हैं, पासपोर्ट सुबह आएंगे तब ढूंढेंगे। सुबह आया, फिर बोला मेरा पासपोर्ट, बोला अभी पहले पासपोर्ट, पहले कस्टमर तो आए, पहले वनी बोनी हुई नहीं पासपोर्ट। हाँ, इसके बाद फिर वो शाम सुबह। अब उसने डिसाइड कर दिया कि इसका पासपोर्ट देना नहीं। अब पासपोर्ट पाएगा नहीं तो लौट के आएगा कैसे? अब बच्चों वो ऑस्ट्रेलिया का होके रह गया, अब वो नहीं आया। इसका मतलब अब कौन सा केस हो गया? रिकवरी टाइम इनफाइनाइट। जैसे आप गीली मिट्टी को छोड़ दिया, अब वो कभी नहीं लौटेगा। तो रिकवरी टाइम अगर इन्फिनिटी हो गया तो ई का मान 0 हो गया। ई का मान 0 हो गया तो 0% रिगेन। मतलब 0% रिगेन का मतलब क्या है कि वापस अलग हो पाएगा? तो क्या रिकवरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब नो रिकवरी। 0% रिगेन का मतलब है नो रिकवरी। कोई रिकवरी नहीं हुआ, कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई सेपरेशन नहीं हुआ, अलग अलग नहीं होगा। और इसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक।
बच्चों ये न्यूटन ने इस बात को बताया था। तो न्यूटन ने ई को क्या बताया था, किसका रेशियो है, वो टाइम का रेशियो है, कंप्रेशन और रिकवरी का रेशियो है। अब जब लोगों ने इसको समझ लिया तब फिर न्यूटन से कुछ दिन बाद फिर गए वो लोग न्यूटन के पास। न्यूटन से बोले कि आपने तो ये सब बता दिया, और बच्चों ये उस समय की बात है जब कायदे से घड़ी भी नहीं बनी थी, कायदे से घड़ी भी नहीं बनी थी। समय को मेजर करना बड़ा मुश्किल था। आज का समय होता तो कोई न जाता न्यूटन के पास। आजकल देखो वो देखते T20, बाल आता है बैट पर, जैसे ही बैट पर टकराया वैसे तुरंत लिख के आ जाता है रिएक्शन टाइम 0.004 सेकेंड, डिस्टेंस हिट 108 मीटर, तुरंत लिख के आ जाता है, फ्लैश हो जाता है इमीडिएट। और उसमें बोलने लगता सबसे बड़ा 6, सबसे बड़ा 6 बोलने लगता है। अब जितने लोग देख रहे हैं बैठकर वो सोच रहे हैं कि कौन मेजरमेंट किया, 108 मीटर गया, कौन नापा, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, और इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। अभी तो कायदे से बाल भी नहीं दिखा किधर है, अभी तो फील्डर बाल पकड़ने दौड़ रहे हैं और तब तक बोल रहा है 108 मीटर, ये कैसे नापा। ऐसे वो सोच रहा, तब तक देख रहा बाल उसके ऊपर आके गिरा धड़ाम से। हाँ तो बच्चों आज के टाइम में हम समय को मेजर कर लेते, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई हमारे पास तरीका भी नहीं था। इसलिए न्यूटन के पास वो लोग गए, बोले कि न्यूटन जी इतना कम समय लगता है कोलिजन में, ऐसा तो है नहीं कोलिजन 2-4 दिन चल रहा है, तुरंत कोलिजन हुआ और पता कैसे लगेगा, कैसे टाइम निकालेंगे। तो न्यूटन ने बोला हाँ सही बात है, तो लोग नहीं निकाल पाएगा। तो बोला तो ऐसी बात बताओ ना जो हम लोग कर पाएँ। ऐसी बात क्यों बताता है कि जो कर ही ना पाऊँ। तो बोला कि रुको तुमको दूसरा तरीका बताता हूँ। तब न्यूटन ने बच्चों दूसरा तरीका बताया। अब तीसरा अगला नंबर आता है, फिर मैं लिखूँगा न्यूटन्स लॉ किधर लगेगा, लिखवाया था मैंने, हाँ मैं इधर लिख रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल किधर लगता है, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल अलोंग इम्पल्स लाइन। बच्चों ये केवल इम्पल्स लाइन की ओर लगता है, अलोंग इम्पल्स लाइन, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल अलोंग इम्पल्स लाइन। अब ई का मान हमें लिखना है। आप एक बार फार्मूला देखो क्या लिखवाए थे, कंप्रेशन अपान रिकवरी। कंप्रेशन कब होगा, जब दोनों बाल पास आ रहे थे कि दूर जा रहे थे, पास आ रहे थे। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है कितना पास आए। आपने देखा था ना, एक बार टच किया और एक बार मैक्सिमम कंप्रेशन दिखाया, तो कितना पास आए, तो कितना पास आए वो डी हो गया। और टाइम होता है डिस्टेंस अपान रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड में बच्चों ये टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यू रिलेटिव लिखा जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर आप लिखोगे डी अपान डेल्टा टी का मतलब वी रिलेटिव। तो बच्चों अब यहाँ पे लिखा गया वी रिलेटिव अपान यू रिलेटिव, ये टाइम का रेशियो आ गया, मतलब ये ई का मान आ गया, टाइम का रेशियो से ये आ गया वी रिलेटिव अपान यू रिलेटिव। ये वी रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और यू रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है वी रिलेटिव माने सेपरेशन, दूर जाने का, और यहाँ पे लिखा गया यू रिलेटिव, और ये है अप्रोच माने पास आने का। अब ई का मान फिर लिखेंगे, रिलेटिव सेपरेशन अपने फार्मूले से जो आपने पढ़ा है बच्चों, उससे ज़रा बताना कौन ज़्यादा था, दूर जाने में कौन ज़्यादा था, V2 बड़ा है कि V1? V2 बड़ा है। पास आने में कौन बड़ा है, U1 बड़ा है, तो U1 माइनस U2, ये ई का मान हो गया। अब न्यूटन का ये लॉ
न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन बना। E बराबर V2 माइनस V1 अपान U1 माइनस U2। हम इसे क्या पढ़ते हैं? दूर जाने की वेलोसिटी और किधर? इम्पल्स लाइन की ओर। और इसे क्या पढ़ेंगे? पास आने की वेलोसिटी, वो भी किधर? इम्पल्स लाइन की ओर। तो E का मान जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं यही पढ़ता हूँ, दूर जाने की वेलोसिटी अलोंग इम्पल्स लाइन, पास आने की वेलोसिटी अलोंग इम्पल्स लाइन। उन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं? स्मॉल ई माने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन। आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, V2 माइनस V1 बराबर E और U1 माइनस U2, ऐसा लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, V2 माइनस V1 वेक्टर में लिख सकते हो बराबर माइनस E और U2 माइनस U1, ऐसा भी लिख सकते हो। माइनस इसलिए लगाया कि V2 V1 यहाँ है तो U2 U1 वहाँ भी हो जाए। अब कैसे भी लगा सकते हो। हम इसको एक इक्वेशन डालते हैं। कौन सा नंबर आएगा इक्वेशन का ज़रा देखना? 4th आएगा क्या? 3rd आएगा। अबे 3rd आया। आप बताइए V1 V2 में 2 इक्वेशन मिला? नहीं मिला? मिल गया। पहला वाला मोमेंटम कंजर्वेशन और तीसरा वाला ये, तो V1 V2 में 2 इक्वेशन आ गए। समझ आया? अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। अब बच्चों मैं लिखूँगा फ्रॉम 1st एंड 3rd। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट लिख लो आप, मैं लिख रहा हूँ सीधे लिख लेना। अब कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगा, V1 बराबर M1 माइनस EM2 अपान M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 1 प्लस E अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। बच्चों V2 का मान आएगा M1 1 प्लस E अपान M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस EM1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। तो बताइए सलूशन निकल आया? हमारा क्या प्रॉब्लम चल रहा था? V1 और V2 कैसे आएगा? तो V1 V2 आ गया। अब बच्चों आप लोग बताइए क्या क्या निकाल सकते हो? कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हो? नहीं कि हाँ? इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। और टकराने के बाद दोनों की अपनी अपनी स्पीड क्या होगी, अगर अलग हो गया तो वो भी निकाल सकते हो। अब देखो इसे याद रखना है आपको। कैसे याद रखोगे? 2 बार पढ़ो याद हो जाएगा। जब हम V1 निकाल रहे हैं, V1 पहले की वेलोसिटी, तो दूसरे के मास में 1 प्लस E है। और जब दूसरे का निकाल रहे हैं तो पहले के मास में 1 प्लस E है। समझ आया? जब पहले का निकाल रहे हैं तो पहले के मास में माइनस EM2, और जब दूसरे का निकाल रहे हैं तो दूसरे के मास में माइनस EM1। ऐसे ही याद रहेगा, एग्ज़ाम में भूलने नहीं पाओगे। अब पहले का पूछा है तो पहले के मास में दूसरे का EM2 होगा, E से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे वाले मास में 1 प्लस E होगा। नीचे M1 प्लस M2 हरदम रहता है। तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। अब बच्चों जब V1 और V2 हम निकाल लिया, सवाल में अभी बार बार यूज़ करोगे ना तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब V1 और V2 निकाल लिया, तब हमें निकालना पड़ेगा एक चीज़ और, इम्पल्स। आप लोग इम्पल्स पढ़ा है। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्यों बच्चों? तो ज़रा बताना, अगर M1 मास का मोमेंटम में चेंज पूछूं तो कितना लिखोगे? M1 मास में पहले U1 वेलोसिटी था और बाद में V1 हुआ। U1 ज़्यादा था तभी टकराया, और V1 कम है तभी अलग हुआ।
इसका मतलब ज़्यादा कौन है, U1, कम कौन है, V1, इसलिए ज़्यादा में कम को घटा देना। समझ आया? और यही J का मान अगर मैं M2 का निकालूं तो कम कौन था, U2, और ज़्यादा कौन है, V2, तो ज़्यादा में कम घटेगा, इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, V2 माइनस U2। समझ आया? और बच्चों जब इसमें वैल्यू आप रख लोगे ना तो ये आएगा, क्या आएगा, देखो लिख रहा हूँ, M1 M2 अपान M1 प्लस M2 U रिलेटिव और 1 प्लस E। जब आप सॉल्व करोगे, जब इसमें V1 रख दोगे या इसमें V2 रख दोगे, लगाओगे, V1 V2 की वैल्यू है तो ये सॉल्व कर लेना घर पे जाके, ये मिलेगा। अब बच्चों J का मान आ गया, ये बताओ ये क्या है, U रिलेटिव को ऐसा करो ना, इस जगह एक बार वैल्यू रख लो तब लिखना है। तो अच्छा, U रिलेटिव जहाँ मैंने हटाया तो वहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे, U1 माइनस U, दोनों एक तरफ चल रहा है। अगर दोनों एक तरफ चल रहा है तो रिलेटिव में माइनस होगा, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा होता तो प्लस हो जाता। इसे कौन सा मास कहते हैं, रेडियस। कौन सा मास, रेडियस मास, म्यू। और ये हो गया U रिलेटिव, और ये हो गया 1 प्लस E, और इसका नाम है रिड्यूस्ड मास। अब बच्चों आप एक चीज़ और निकालोगे, लॉस इन एनर्जी, या ऐसा लिखा जाए, एनर्जी लॉस इन कोलिजन, एनर्जी लॉस इन कोलिजन। एनर्जी लॉस इन कोलिजन। बच्चों इसको ज़रा लिखवाओ, एनर्जी लॉस इन कोलिजन। तो एनर्जी लॉस पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में इनिशियल माइनस करोगे या इनिशियल में माइनस फाइनल। अगर मैं चेंज पूछूं तो चेंज में क्या करते हैं, फाइनल में इनिशियल। और अगर मैंने लास्ट पूछा है तो इनिशियल में फाइनल। लास्ट तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसका मतलब इनिशियल ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ लिखोगे हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। बच्चों इसे जब सॉल्व करोगे ना तो आएगा हाफ। एक बॉडी है कि दो बॉडी, दो बॉडी, तो मास होगा कि रिड्यूस मास, रिड्यूस मास। क्या लिखना, M1 M2 अपान M1 प्लस M2। अब काइनेटिक एनर्जी में आगे V स्क्वायर आता है ना, V स्क्वायर, तो V स्क्वायर है तो V रिलेटिव स्क्वायर, और इसके आगे बच्चों 1 माइनस E स्क्वायर। ये हो गया लॉस इन एनर्जी इन कोलिजन। तो आप लिख सकते हैं हाफ म्यू V रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। एक काम यहाँ पे कर देना, जैसे उधर लिखा था V रिलेटिव सही है बच्चों, मैं इसको हटा के क्या लिखूँगा, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। समझ आया? ये हुआ एनर्जी लॉस। आप लोगों ने दो एनर्जी पढ़ी, एक आपने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी। वो इंटरनल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी,
और अगर E बराबर 0 हो तो सारी की सारी वो एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम अगर पूछे कि एनर्जी इन डिफॉर्मेशन तो उसकी वैल्यू इंटरनल एनर्जी है, और अगर पूछे लॉस इन कोलिजन तो ये है। तो दो एनर्जी अलग अलग है, देख लेना पेपर में। अगर उसने पूछा डिफॉर्मेशन एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी निकालना, और अगर पूछा कि कोलिजन में कितनी लॉस हुई तब ये निकालना। तो दोनों एनर्जी में अंतर है, ये IIT में पूछा जा चुका है। डिफॉर्मेशन एनर्जी और एनर्जी लॉस इन कोलिजन दोनों अलग अलग है, समझ गया। तो बच्चों ये दो एनर्जी हो गई, ये सारी बातें हो गई। अब इसमें थ्योरी का पार्ट तो फिनिश हो गया। अब आपको सवाल लगाना है, तो सवाल लगाने के लिए तैयार हैं? तो न्यूटन्स लॉ किधर लगता है? इम्पल्स लाइन की ओर। अब टेंजेंट लाइन की ओर न्यूटन्स लॉ नहीं लगेगा, केवल किधर लगेगा? इम्पल्स लाइन की ओर। तो सवाल बच्चों शुरू करें। चलो एक एक क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल। देखो पहला सवाल तो यही है, ये कोई सरफेस है और मैंने इस बॉडी को यहाँ से छोड़ा है। बता रहा हूँ बच्चों, एक मिनट वेट करो। ये बॉडी जो आ रहा है ना, ये वाला इधर आएगा, ऐसे आएगा। ये बॉडी का जो प्रोजेक्शन है ऐसे है, और किसी एंगल पे आता है। ये नॉर्मल हो गया, और ये एंगल मान लो अल्फ़ा पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्मॉल ई को स्मॉल ई लिखा है। ये 1 नहीं है, 0 भी नहीं है, कुछ है, 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, ई लिखा है, ई माने ई लिखा है। इसके बाद बच्चों फिर ये लौट जाएगा और लौट के इधर जाएगा, ऐसे। अब इधर जाते हुए दिखाया गया, इधर आते हुए बताया गया। अब ये u है और ये क्या है, v है। अब मेरे से पूछा v कितना है, और जब ये लौटेगा तो एंगल बीटा कितना है। 2 क्वेश्चन हो गए, लौटेगा तो बीटा क्या है और लौटेगा तो v क्या है। और पूछा है इम्पल्स क्या होगा और एनर्जी में लॉस क्या होगा। तो पहला सवाल हो गया v का मान। बच्चों दूसरा क्वेश्चन हो गया बीटा का मान। तीसरा क्वेश्चन हो गया इम्पल्स, इसमें इम्पल्स कितना आएगा। और फोर्थ हुआ एनर्जी लॉस इन कोलिजन, एनर्जी लॉस इन कोलिजन। ये चारों आंसर हम लोगों को बड़ा जल्दी से लगाना है। अब इसे मैं कंप्लीट करूंगा। एनर्जी लॉस इन कोलिजन। देखो इसको कैसे कंप्लीट करना है, मेरे को सवाल लगाना है, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों लोग ध्यान से समझना। अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये जो बॉडी है वो यहाँ पे आ जाओ, देखिए वो बाल इस जगह आया, यहाँ पे आया, टकरा गया। अब आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इम्पल्स लाइन और टेंजेंट लाइन सबसे पहले। तो देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना उसको छोड़ना नहीं है, आप उसी तरह से करेंगे, आंसर आएगा। बच्चों ये कौन सी लाइन है, नाम बताओ, टेंजेंट। ये कौन सी लाइन है, इम्पल्स।
ये इम्पल्स लाइन है, ये टेंजेंट है, और ये जो बॉडी आ रहा है उसकी वेलोसिटी किधर है, इधर। ऐसे ही तो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इसका u है। तो बच्चों एक बात बताना कि ये जो कोलिजन है वो कौन वाला है, हेड ऑन है कि डायरेक्ट है। अब हेड ऑन डायरेक्ट तो एक ही होता है, ऑब्लिक है कि हेड ऑन है। तो ये ऑब्लिक हो गया, क्योंकि अगर हेड ऑन होता तो ऐसे आता। अब वो देखो इम्पल्स लाइन से डिफरेंट हो गया ना, तब उसे हमको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक बोलेंगे या ग्लांसिंग बोलेंगे। अब इसको क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। अब देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, आप लोग लिखोगे नहीं, आप यहाँ बताना ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है। तो बच्चों कंपोनेंट सिखाओ, यू कास अल्फ़ा और इधर की तरफ यू साइन अल्फ़ा, ये हो गया। इसके बाद वो लौट के उधर जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब वो लौट के जा रहा है, देखो जितनी बार अगर वो आए तो भी और जाए तो भी आपको बनाना ही पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए बनाना पड़ेगा इम्पल्स लाइन और टेंजेंट लाइन। बच्चों अब एक बार और मेरे को बताना। तो अब वही बाल फिर से लौट रहा है, ये यहाँ पे है। हाँ जी, ये कौन सी लाइन, टेंजेंट, ये वाली बच्चों इम्पल्स, और ये लौट के जाएगा। अब लौट के जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा, लौट के ऐसे ऐसे दिखाया है ना, और किस एंगल पे दिखाया है, बीटा। तो बच्चों v का कंपोनेंट क्या लिखना है, v कॉस बीटा, और क्या लिखना है, v साइन बीटा। बस आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो वर्क था वो फिनिश हो गया। अब इसके आगे तो केवल फार्मूले को लगाना है बस। आप ये बताना टेंजेंट लाइन और इम्पल्स लाइन में क्या रिलेशन है। बच्चों टेंजेंट लाइन में क्या पढ़ा था, मोमेंटम का एक्सचेंज या मोमेंटम में अनचेंज, अनचेंज। तो पहले मैं लिखूँगा एलॉन्ग टेंजेंट लाइन। बताइएगा टेंजेंट लाइन में, टेंजेंट लाइन के एलॉन्ग मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो इसका जो मोमेंटम है, मास अगर यम है तो mu साइन अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू mv साइन बीटा। क्यों बच्चों, यम से काट दो भाई, इसको कैंसिल कर दो, तो v का मान आया u साइन अल्फ़ा, या इसको जाने दो, बस इतना ही लिख दो, v साइन बीटा बराबर u साइन अल्फ़ा, और एक इक्वेशन हो गया। ओके, एक इक्वेशन हो गया। बच्चों अब आपको लगाना है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इम्पल्स लाइन में। न्यूटन्स लॉ क्या है, E बराबर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E बराबर, बताओ E बराबर क्या है, दूर जाने की वेलोसिटी अपान पास आने की वेलोसिटी। तो दूर जाने की वेलोसिटी अलोंग इम्पल्स लाइन, तो दूर जाने की वेलोसिटी अलोंग इम्पल्स लाइन क्या है, v cos बीटा, और पास आने की वेलोसिटी अलोंग इम्पल्स लाइन u cos अल्फ़ा। तो बच्चों ये u cos अल्फ़ा हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ा दो, अब आप लिखोगे v cos बीटा बराबर EU cos अल्फ़ा, v cos बीटा बराबर EU cos अल्फ़ा। बच्चों समझ आया कि नहीं आया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, आप इन दोनों को देखो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। इफ़ यू डिवाइड दीज टू देन वी गेट tan बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा अपान E, राइट। इफ़ E इक्वल टू 1 देन ओनली बीटा इक्वल टू अल्फ़ा। अगर E बराबर 1 है तो बीटा और अल्फ़ा बराबर होगा, और अगर E का मान 1 से कम है तो बीटा का मान अल्फ़ा से ज़्यादा होगा। तो बच्चों क्या बीटा का मान कभी अल्फ़ा से कम हो सकता है? बीटा माने लौटेगा आने वाला अल्फ़ा,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फ़ा है और रिफ्लेक्टेड एंगल बीटा है, तो बीटा और अल्फ़ा में क्या रिलेशन है? या तो बीटा अल्फ़ा के बराबर होगा और नहीं तो हमेशा ज़्यादा होगा, कभी बीटा अल्फ़ा से कम नहीं हो सकता। कोई बोले कि बीटा अल्फ़ा से कम है तो उसको बोल देना तो कालिदास है, वो हो ही नहीं सकता। बीटा अल्फ़ा से कम कभी हो ही नहीं सकता। समझ आइए एक बात, ये यहाँ से हमें कंफर्म हो गया। बीटा या तो अल्फ़ा के बराबर नहीं तो ग्रेटर होगा, और tan बीटा tan अल्फ़ा में ये फार्मूला है। समझ आई? अब बच्चों एक चीज़ तो ये मिल गया। अच्छा v का मान कैसे आएगा? अब v का मान नहीं निकाल पाओगे क्या बच्चों? स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो v का मान आ तो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर किया तो v बराबर आया, वैल्यू लिखूंगा अंडर रूट क्या होगा? v बराबर u के बाद रूट के अंदर बच्चों एक है साइन और एक है e कॉस अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस e स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो सही लिखा है, ठीक। ये आपको v का मान आ गया, 2 आ गया। और क्या पूछा है? अब कुछ नहीं पूछा है? अच्छा इम्पल्स पूछा है। इम्पल्स का फार्मूला डायरेक्ट बताओ बच्चों, इम्पल्स का फार्मूला डायरेक्ट J बराबर रेड्यूस मास। अगर 2 मास होगा तब रिड्यूस होगा ना, एक ही है तो कैसा रिड्यूस? केवल मास, एक ही है तो केवल मास। और इसके बाद u रिलेटिव, और वो वेलोसिटी किधर होता है? इम्पल्स लाइन की ओर। अब यहाँ 2 नहीं है तो केवल वेलोसिटी, और वेलोसिटी होनी चाहिए इम्पल्स लाइन की ओर। तो बच्चों बताओ u माने आते समय, अप्रोच, तो अप्रोच वेलोसिटी इम्पल्स लाइन की ओर कितनी है? और से बताओ। हाँ, u cos अल्फ़ा और आगे है 1 प्लस ई, हो गया इम्पल्स। इम्पल्स हो गया। अब लिखोगे लॉस इन एनर्जी। अब लॉस इन एनर्जी मेरे को लिखना है और आपको बताना है बच्चों। बताओ ये इम्पल्स समझ नहीं आ रहा क्या? अब तो फार्मूले में रखना है ना सीधे। लॉस इन एनर्जी, एक बार फार्मूला पढ़ो। हाफ रेड्यूस मास, अगर 2 होता तब एक ही है, m। u रिलेटिव स्क्वायर, अब u की जगह तो एक ही है, अब u रिलेटिव स्क्वायर माने u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस ई स्क्वायर।